हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है और सबसे पहला जो लेक्चर हमारे न्यू सेशन का था, जो कि हमारा प्रीवियस सेशन था, उसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया है। सबसे पहले हमने बात की है यहाँ पे साइंस के बारे में। साइंस क्या होती है, साइंस की कितनी ब्रांचेस हैं, और उनमें आपने 3 ब्रांचेस के बारे में बात की, जिसमें आपने कहा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। हमने कहा कि हम यहाँ पर जो हमारा लेक्चर चलेगा उसमें हम बायोलॉजी की बात करेंगे, और बाकी के जो पोर्शन हैं आपके, जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स, आपके जो टीचर्स होंगे वो वहाँ पे कंप्लीट करवाएंगे। तो यहाँ तक की बात हमने कर ली है। आप जानते हैं, हम बायो की बात करें तो आपने कहा कि यहाँ पर साइंस ऑफ ऑर्गेनिज्म या साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी का मतलब होता है, बायो मतलब होता है लिविंग, और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। यानी कि जो लिविंग की स्टडी होती है, जो जीवितों का जो अध्ययन होता है, उसी को आप जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो जीव विज्ञान का मतलब क्या है कि जीवों का विज्ञान। अब जीवों में हमने कहा कि यहाँ पे प्लांट्स भी आएंगे, एनिमल्स आते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। जितनी भी आप यहाँ पे चैप्टर पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे, आप इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान से समझना है चीज़ों को। हमारे पास जो बायो है, सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पर टॉपिक आता है, क्योंकि यहाँ पर आप समझते हैं अपने बारे में, अपनी सराउंडिंग्स के बारे में। आपने कहा आप अपने बारे में पढ़ रहे हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पे रिलेट कर पा रहे हैं चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे डाइजेशन पढ़ते हैं, तो आप समझते हैं कि डाइजेशन, आपने खाना खाया तो आपको नहीं पता अभी तक कि खाना खाने के बाद क्या हुआ होगा। यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पे डाइजेशन क्या हुआ है, यानी कि जब आपने खाने को निकला तो उसके बाद आपके पेट में क्या हुआ है, आपके इंटेस्टाइन में क्या हुआ है। तो ऐसे ही आप बहुत सारी प्रोसेस यहाँ पे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना होगा कि चैप्टर कौन कौन से हैं हमारे पास, सिलेबस हमारे पास क्या आता है। सिलेबस को आप लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सिलेबस है, कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्लास 9 का सिलेबस है, जो कि आप पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं क्लास 9 में कौन कौन से चैप्टर आपने पढ़े हैं, और उन चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, और क्या आपने यहाँ पर समझा। ये प्रैक्टिकल है आपका। ठीक है, प्रैक्टिकल का सिलेबस है क्लास 9 का, जो कि आप कर चुके हैं। चलिए आते हैं यहाँ पर कोर्स स्ट्रक्चर, यानी कि क्लास 10 के सिलेबस पे आते हैं यहाँ पर। और आपको यहाँ पर क्या बोला जाए कि आपका जो पूरा पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, 100 नंबर का आपका पेपर होता है। इसे यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो है प्रैक्टिकल और एक यहाँ पे थ्योरी। ठीक है, प्रैक्टिकल के जो नंबर होते हैं वो 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, और थ्योरी जो होगी आपकी 80 मार्क्स की होगी। 20 नंबर भी आपके डिवाइड होते हैं अलग अलग चीजों में, जैसे कि आप फाइल बनाएंगे, जैसे कि आप क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, तो पूरे साल भर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप फाइल बनाते हैं, तो आपका जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर जमा होता है। देखा जाता है आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी, पूरे साल भर की जो परफॉर्मेंस है वो देखी जाती है। फिर आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, ये है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस आपकी देखी जाती है। फिर आता है आपका प्रैक्टिकल, जो कि मेन एग्जाम से पहले आपका प्रैक्टिकल करवाया जाता है, जिसमें आपने कहा आपका वाइवा होगा। वाइवा में प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो आपके होंगे, यानी कि आपने फाइल क्या बनाई है, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए हैं, परफॉर्मेंस साल भर का कैसा रहा है, जो कि आपके टीचर्स बताते हैं कि ये बच्चा है, इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। परफॉर्मेंस से मतलब होता है कि आपने प्रैक्टिकल कैसे अटेंड किए हैं, प्रैक्टिकल जब आपने परफॉर्म किया तो कितने आपके रिजल्ट यहाँ पर आए हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें देखी जाती है। वाइवा में आपसे क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है प्रैक्टिकल के बारे में या थ्योरी के बारे में, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। जैसे कि आपने कहा कि आपके पास अलग अलग यहाँ पे टॉपिक आएंगे। ठीक है, एक टॉपिक यहाँ पर देखते हैं। एक टॉपिक हम यहाँ पे देते हैं, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की बात करते हैं, और आपने कहा कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हैं। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपने कहा कि आप यहाँ पे जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि इसके बेसिस पे आपके पास क्या आते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू चैप्टर आपके प्रैक्टिकल वैसे ही होंगे। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल का सिलेबस कुछ और है और थ्योरी का सिलेबस कुछ और है। दोनों सिलेबस क्या है, मिलते जुलते हैं। जो आप थ्योरी में पढ़ रहे हैं वो आप प्रैक्टिकल में परफॉर्म कर रहे हैं। समझा, आपने जो यहाँ पर थ्योरी में पढ़ा
वो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, आपने कहा 20 नंबर का होता है, ये भी अलग अलग जो मार्क्स है उसमें डिवाइड होता है। ठीक है, अब आते हैं थ्योरी पे, जो कि जिसकी बात हमें सबसे पहले करनी है, क्योंकि सबसे पहले आपको थ्योरी ही पढ़नी पड़ेगी, तभी आप प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, हमने कहा थ्योरी होती है 80 नंबर की, और 80 नंबर में आपने कहा आपका एग्जाम जो होगा वो 80 नंबर का होगा। पेपर जो होगा, जो रिटन एग्जाम होता है वो 80 नंबर का आपका होगा। क्लास 9th में भी ऐसा ही था। ठीक है, अब आपके कुछ मार्क्स यहाँ पर क्या हुए हैं, डिवाइड हुए हैं अकॉर्डिंग टू चैप्टर। यहाँ पे जैसे कि ये सारे आपके जो चैप्टर होते हैं ये यूनिट है आपके। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 यूनिट आपके पास आते हैं। पांचों यूनिट डिवाइड हो रखी हैं यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में। ठीक है, जैसे कि पहली जो यूनिट है ये आपकी क्या होती है, यहाँ पे केमिस्ट्री की है। सेकेंड जो यूनिट है ये आपकी क्या है, बायोलॉजी है। ठीक है, नेचुरल फिनोमेना ये आपके फिजिक्स है। यहाँ पे इफेक्ट ऑफ करंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज ये आपका जनरल टॉपिक आ जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना यहाँ पे। अब हमने क्या बात की है, यहाँ पर इन यूनिट्स में अलग अलग आपके चैप्टर आते हैं, तो ध्यान से देखिए। ये आपने देख लिया है कि कौन सी जो यूनिट है वो कितने नंबर की यहाँ पर आती है, वो आपने यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट यूनिट आपके 25 नंबर की है, सेकंड भी आपके 25 की है, फिर है ये 12 और ये है 13 की। ठीक है, ये है 5 मार्क्स की। तो आगे अगर बढ़ेंगे तो सबसे पहले यूनिट जो आपकी आएगी वो केमिस्ट्री की आएगी, जिसमें हमने देखा है कि आप नेचर एंड बिहेवियर, किसका, केमिकल सब्सटेंसेस का नेचर एंड बिहेवियर आप पढ़ते हैं। अलग अलग टॉपिक आते हैं इसमें, आपने कहा केमिकल रिएक्शन है, एसिड बेस, सॉल्ट है, मेटल एंड नॉन मेटल्स हैं, कार्बन कंपाउंड्स आप पढ़ते हैं। तो ये आपकी केमिस्ट्री की जो यूनिट है वो आती है। आप आ जाएंगे यूनिट 2 पे, द वर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, यूनिट सेकंड जो होती है ये आपकी बायोलॉजी की यूनिट है, और बायोलॉजी में यहाँ पर हम सारे जो टॉपिक्स हैं वहां पर पढ़ेंगे। अब ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे जो बायोलॉजी का, आपने एक बार सारे जो चैप्टर हैं वो आप लोग देख लेंगे। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है ये होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, यहाँ पे सिलेबस है। अब आते हैं यहाँ पर बायो के जो चैप्टर्स हैं वो, और उनमें आप क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने कहा यूनिट सेकंड की जो सबसे पहला चैप्टर हमारे पास आता है, चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस, जिसे आप कहते हैं जैव प्रक्रम। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, जैव प्रक्रम के नाम से आप जानते हैं। जैव प्रक्रम में आप कुछ प्रक्रिया यहाँ पर पढ़ेंगे, कुछ प्रक्रिया पढ़ेंगे जो किससे संबंधित हैं, आपने कहा जो जीव से। जीव का मतलब होता है लिविंग, जिसमें जीवन पाया जा रहा है। कुछ ऐसी प्रक्रिया आप पढ़ेंगे जो जीवन से संबंधित हैं, जो हमें बताते हैं कि इनमें जीवन पाया जाता है या इनमें जीवन नहीं पाया जाता। तो आपने कहा जिनमें ये प्रक्रियाएं होंगी वो क्या होंगे, यहाँ पे जीव की श्रेणी में आएंगे। जिनमें ये प्रक्रियाएं नहीं होंगी वो क्या होंगे, यहाँ पे सजीव की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो क्या क्या चीजें हम इनमें पढ़ेंगे, हमने कहा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, आपने कहा आप यहाँ पे न्यूट्रिशन का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और न्यूट्रिशन में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। एक तो आप पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। अब आप सोचेंगे हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, क्लास 7th में हमारे पास फोटोसिंथेसिस आया है, हमने पढ़ा है। ये टॉपिक आपके पास फिर से आएंगे। आप क्लास 10th में फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, क्लास 11th में भी फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, और बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। तो जितनी चीजें आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में क्लास 6th 7th में पढ़ी होंगी, उससे और ज्यादा डिटेल जो है आप यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप जितना फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे उससे डिटेल आप क्लास 11th में पढ़ते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन में एक तो आप बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, दूसरा आप बात करते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन, मनुष्य में पाचन। अब सेम क्वेश्चन है कि हम पाचन पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने कहा ठीक है हम पाचन पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने पाचन को बहुत अच्छे से नहीं समझा है। आप पाचन को और ज्यादा डिटेल में समझेंगे, और अगेन डाइजेशन आपके पास हायर क्लासेस में आएगा, आप डाइजेशन को और ज्यादा डिटेल में यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, अब आप बात करेंगे यहाँ पर रेस्पिरेशन के बारे में। तो रेस्पिरेशन जब आप बात करते हैं तो आपने कहा कि रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, ठीक है, रेस्पिरेशन पढ़ते हैं आप ह्यूमन में, जिसमें आपने कहा कि क्या होता है, तीनों स्टेजेस आप पढ़ेंगे यहाँ पर। आपने कहा कि जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, क्या क्या चीजें यहाँ पर पढ़ते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन।
ठीक है, और तीसरा पढ़ेंगे यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, एक तो आप ह्यूमन में बात करेंगे इसकी, दूसरा हम प्लांट्स में भी पढ़ेंगे। आपने कहा जब आप रेस्पिरेशन को प्लांट्स में पढ़ेंगे तो प्लांट्स में भी आप रेस्पिरेशन को पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए प्लांट्स में सिर्फ आप क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। अगर ह्यूमन की बात आ रही है तो ह्यूमन में आपने कहा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हम पढ़ेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन पढ़ेंगे और सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। प्लांट्स की बात आ रही है तो हमने सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ना है, क्योंकि उसमें वही होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन ही होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या क्या चीजें आप पढ़ेंगे यहाँ पे, आपने कहा आप पढ़ेंगे यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस आप पढ़ेंगे एक तो, और दूसरा आप पढ़ेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, यहाँ पर आप किस में पढ़ेंगे, प्लांट्स में पढ़ते हैं। ठीक है, प्लांट्स में ही पाया जाता है ग्लाइकोलिसिस एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये चीजें मैं हटा दूं, ये आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको माइंड में रखना है कि हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। एक आइडिया आपको होना चाहिए कि हम किस बारे में यहाँ पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ट्रांसपोर्ट जब आप पढ़ेंगे तो आपने कहा कि आप बात करेंगे यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, आप मनुष्य के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, और आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बात करेंगे जिसमें आप जाइलम फ्लोएम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो क्या क्या चीज आप इसमें पढ़ते हैं, आप बात करेंगे यहाँ पे ब्लड वेसल्स, और आप बात करेंगे यहाँ पर हार्ट के बारे में। इन सभी चीजों के बारे में आप बात करेंगे, हार्ट की फंक्शनिंग क्या होती है, हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है, आप ये दोनों चीजों में है, आपने कहा ये तो आप बात कर रहे हैं किसके बारे में, ह्यूमन के बारे में। प्लांट्स में आप क्या देखेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम की फंक्शनिंग देखेंगे जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमने कहा एक्सक्रीशन, जो उत्सर्जन है वो भी आप देखेंगे प्लांट में उत्सर्जन कैसे होता है, और ह्यूमन में आप एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, किस प्रकार से यहाँ पे बना होता है। ठीक है, ये सिस्टम है पूरा, आप लोग देख लेंगे इसे। क्लियर है। पहला जो हमारा चैप्टर है, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, ये जो हमारा चैप्टर है बहुत लेंथी होता है, इसमें बहुत सारे सिस्टम आप पढ़ने वाले हैं। आप फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, आप डाइजेशन पढ़ेंगे, आप रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, और रेस्पिरेशन में आपने कहा कि आप प्लांट्स में ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट्स में आप क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन में आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे ह्यूमन में, और प्लांट्स में आप देखेंगे एक्सक्रीशन कैसे यहाँ पर होता है। क्लियर है इतना। ये चैप्टर जो आपका आता है यूनिट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर, बायोलॉजी का आपका फर्स्ट चैप्टर जो आता है, ये काफ़ी लेंदी है आपका, काफ़ी बड़ा होता है, और ध्यान से देखना है क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपके कंफर्म है कि जो यहाँ से आएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर के कोई भी सिस्टम हो, सिस्टम से रिलेटेड आपके 1 या 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो जनरली देखे ही जाते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये एक ऐसा चैप्टर है आपका जिससे आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, किसमें, बायो वाले पोर्शन से। ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ये आपको अच्छे से यहाँ पर समझना होगा। तो ये हो गई है पहले चैप्टर की बात यहाँ पर। ठीक है, एक बार आप लोग सारे जो पॉइंट्स उसे एक बार देख लीजिए, हम क्या क्या यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्योंकि हमने क्या बात की थी, क्लास 9th में आपने सेल पढ़ा था, आपने टिश्यू पढ़ा था, अब आप ऑर्गन पे आएंगे। हमने क्या बोला है, हम साइंस होता क्या है, किसी भी विषय का निश्चित एवं क्रमबद्ध ज्ञान जो होता है उसे ही हम विज्ञान कहते हैं। अब आपने क्लास 9 तक पढ़ा है सेल, सेल से मिलकर के बना टिश्यू, टिश्यू से मिलकर के बना है ऑर्गन। ऑर्गन में किसकी बात करेंगे, आप हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि हार्ट कैसे काम करता है। ऑर्गन से बनते हैं आपके ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में क्या बात कर रहे हैं, आप इनका डाइजेस्टिव सिस्टम आप देख रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम आप देख रहे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पर देख रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर देख रहे हैं। आपने कहा इन सारे सिस्टम के बारे में आप बात करें तो एक सीक्वेंस वाइज आप स्टडी कर रहे हैं, एक क्रम आप देख रहे हैं, इसी क्रम में आप बात कर रहे हैं। यहाँ पर पहले 9th में आपने इन 2 के बारे में बात की है, 10th में आप इन 2 के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो फंक्शनिंग है हमारी बॉडी की वो होती है। तो एक बार पढ़ लेना है सिंपली। अगर कहीं रफ में आप नोट करना चाहते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हमारे पास आएंगे तो आप एक बार कर सकते हैं, आपको फिर यहाँ पे नोट करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए,
ये तो हमारे पहले चैप्टर की बात आती है। अब आते हैं सेकेंड चैप्टर पे। सेकेंड चैप्टर के नाम है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। आपने कहा कि हमारी बॉडी में एक आप देखते हैं कंट्रोल रहता है। जैसे कि अगर हम रास्ते में चल रहे हैं तो हम रास्ते में ठीक से चलते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम इधर या उधर लटकते रहते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि किसी ने अगर ड्रिंक कर लिया तो उसका कंट्रोल अपनी बॉडी से हट जाता है और वो सीधा नहीं चल पाता नॉर्मली जैसे हम चलते हैं। तो हमारे यहाँ पर अपनी बॉडी में पूरा एक कंट्रोल रहता है। कोई भी चीज आप यहाँ पर देखते हैं, सुनते हैं, आपको फील होता है, आप स्मेल कर पा रहे हैं, आप टच कर रहे हैं, आप इन सभी चीजों के प्रति हमारी जो प्रतिक्रिया होती है कंट्रोल मैनर में होती है, यानी कि हमें पता है कि हमें किस प्रकार का रिस्पॉन्स यहाँ पर देना है। और आप देखते हैं कि हमारी बॉडी कोऑर्डिनेशन में भी काम करती है, यानी कि समन्वय होता है यहाँ पर हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के बीच। जैसे कि आप चला रहे हैं यहाँ पे स्कूटी या बाइक आप चला रहे हैं या साइकिल आप चला रहे हैं, आप देखते हैं कि हमारी आंखें जो हैं वो रास्ते को देखती हैं। और जैसे यहाँ पर आपने कहा कि आगे से कोई ट्रैफिक आ गया है, आप एकदम से आपके जो हाथ हैं वो ब्रेक यहाँ पर लगा लेते हैं। तो आपकी आंख और आपके हाथों के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो रहा है। सेम लिखते टाइम होता है कि आप क्या करते हैं, देखते हैं और आपके हाथ यहाँ पे लिखते रहते हैं। आप पढ़ रहे होते हैं और आपको याद होता रहता है। या आपने कहा कि आप अपने टीचर को देखते भी रहते हैं और आप सुनते भी रहते हैं। तो आप सुन भी रहे हैं, आप लिख भी रहे हैं, आप यहाँ पे क्या करें, मेमोराइज करें। तो आपके बॉडी के जो ऑर्गन है वो साथ में क्या करें, कोऑर्डिनेट करें। जैसे कि आपने कहा आप चलते हैं तो चलते टाइम आपकी आंखें देखती हैं, आपके पैर चलते हैं। यहाँ पर क्या है, एक काम को करने के लिए एक से ज्यादा ऑर्गन यहाँ पर एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, समन्वय बना रहे हैं और इस प्रकार से काम कर रहे हैं। ऐसा कैसे होता है, कौन से ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं, कौन सा ऐसा सिस्टम है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसमें, एनिमल में, ये हमें यहाँ पे पढ़ना है। और साथ में हमें प्लांट्स का भी देखना है। आपने कहा प्लांट्स भी क्या करते हैं, आपने कहा इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं, टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, लाइट है, यहाँ पर लाइट यानी कि जो डे लेंथ होती है, जैसे सर्दियों में, जैसे गर्मियों में, जैसे पानी है, जैसे न्यूट्रिएंट्स हैं, इन सभी के प्रति प्लांट्स भी क्या करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अगर पौधे को बहुत ज्यादा हीट यहाँ पर मिलती है, ठीक है, तो पौधे क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं। पौधे को पानी दिया जाता है, पौधे फिर से खिल जाते हैं। आपने कहा पौधा जो है वो भी किसी न किसी प्रकार से प्रतिक्रिया दे रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर कोई न कोई तो ऐसी चीज है जो कि मैसेजेस को पास कर रही है। इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हम समझेंगे, आपने कहा ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स में ट्रॉपिक मूवमेंट आप पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में आप पढ़ेंगे। क्या क्या हार्मोन होते हैं, आपने कहा ऑक्सिन होता है, जिबरलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, एब्सिसिक एसिड होता है, इथाइलिन होता है, ये सारे प्लांट हार्मोन हैं। इनके बारे में पढ़ना है, इनकी लोकेशन पढ़नी है, इनके फंक्शन पढ़ने की, कहाँ पर ये पाए जाते हैं, क्या इनका काम होता है। नेक्स्ट हमने कहा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। अब हम जंतुओं में देखेंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। इसमें आप पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। और वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन जो होते हैं वो वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स के थ्रू होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे हम और इसमें एनिमल हॉर्मोन्स के बारे में भी हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सुनने में आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तब आपको एक एक करके जो चीजें हैं वो क्लियर होती रहेंगी। क्लियर है, आगे आते हैं। और नेक्स्ट जो आपके पास चैप्टर आता है उसका नाम है रिप्रोडक्शन। ध्यान रखिए, यहाँ पर आपके हर एक चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, प्लांट से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। हॉर्मोन्स से रिलेटेड मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो हार्मोन से आते हैं, जैसे कभी प्लांट हार्मोन से पूछा जाता है, कभी एनिमल हार्मोन से पूछा जाता है, ठीक है। तो जो आपके एमसीक्यूज होते हैं ये वहां पे क्वेश्चन आ सकता है, 1 नंबर के, 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। तो इस प्रकार से आपने क्या करना है, सभी टॉपिक को अच्छे से यहाँ पर समझना है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे चैप्टर पे जो है रिप्रोडक्शन। आपने कहा कि यहाँ पर अगर आप इस चैप्टर में जाएंगे, यहाँ पर आपके लिए कोई भी नई चीजें नहीं है, आप थोड़ा बहुत जानते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, डाइजेशन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में, एक्सक्रीशन के बारे में, सर्कुलेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा आप जानते हैं, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपके पास एक नया टॉपिक आ सकता है, लेकिन आपने कहा कि जब आप पढ़ेंगे तो आपके लिए इजी पड़ेगा। अगर हम इस चैप्टर की बात करें रिप्रोडक्शन, तो आपने कहा ये आपके लिए नया चैप्टर नहीं है, आप पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं।
अब यहाँ पर आपको और ज़्यादा डिटेल में चीज़ें समझनी है। जो चैप्टर आप पहले पढ़ चुके हैं, प्रीवियस आपके क्लासेस हैं, और आप वो चैप्टर आपके पास दोबारा हैं, इट मीन्स कि आप और ज़्यादा एलैबोरेट करके उसे पढ़ेंगे और ज़्यादा डिटेल में आप उसे यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर भी आपका इम्पॉर्टेंट होता है। रिप्रोडक्शन से भी आपके पास निश्चित रूप से क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में क्या क्या हम समझेंगे? सबसे पहले तो आपको रिप्रोडक्शन ही समझना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन हम करेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, और जितनी चीजें अभी तक आपने समझी हैं वो भी हम यहाँ पर एक बार क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, दोनों में हमें पढ़ना है। ध्यान रखिए, जो भी चैप्टर आपके पास आ रहे हैं दोनों में आप पढ़ रहे हैं। चाहे आप यहाँ पे लाइफ प्रोसेस की बात करेंगे तो आपने कहा प्लांट्स एनिमल दोनों में आप पढ़ रहे हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आप प्लांट्स एनिमल दोनों में पढ़ रहे हैं। रिप्रोडक्शन आप प्लांट्स एनिमल दोनों में पढ़ेंगे। अब जो रिप्रोडक्शन है उसके टाइप्स क्या होते हैं, आपने कहा दो प्रकार होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, लैंगिक और अलैंगिक जनन। दोनों प्रकार के जनन आपने पढ़ने हैं, ठीक है। और दोनों प्रकार के जनन दोनों में पढ़ने हैं, यानी कि जंतुओं में भी दोनों प्रकार का जनन होता है, पादपों में भी दोनों प्रकार का जनन होता है। दोनों प्रकार को आपको पढ़ना है यहाँ पर। तो थोड़ा सा जो चैप्टर है आपका वो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि आपने कहा जो रिप्रोडक्शन है, और रिप्रोडक्शन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें आपने कहा 3 फेजेस आप पढ़ेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन फेज पढ़ेंगे आप, ठीक है। फिर दूसरा आता है फर्टिलाइजेशन फेज आप पढ़ते हैं, ठीक है। और तीसरा आता है यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसमें आप पढ़ेंगे यहाँ पर। इसके अलावा आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो प्रजनन स्वास्थ्य होता है वो क्या होता है, उस प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने की क्या आवश्यकता है, और वो क्या क्या तरीके हैं जिससे कि प्रजनन स्वास्थ्य बना रहता है। तो क्या पढ़ेंगे, नीड एंड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग की क्या आवश्यकताएं हैं, ठीक है यहाँ पे, और क्या इसकी प्लानिंग है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सेफ सेक्स वर्सेस HIV एड्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। एंड नेक्स्ट है चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ, इसके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे। तो अभी के लिए आपको सिलेबस जो है वो अच्छे से देखना है। सिलेबस दिखाने का मतलब क्या है, सिलेबस जब आप देखते हैं आपको ये पता रहता है कि इस चैप्टर में आपके पास टॉपिक कौन कौन से हैं, किस चीज से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है वो एक बार देख लेने हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर आता है, लास्ट चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये आपका जो चैप्टर है वो अच्छा है। अगर आप समझेंगे तो आप अच्छे से इसे कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आपका जो चैप्टर है वो आता है। आपको अच्छे से यहाँ पर समझना होगा चीज़ों को। चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी का एक्चुअली में मतलब क्या होता है, सिंपल सी चीज़ है। आपने कहा आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स में जो आपके फादर हैं उनकी जो नोज़ है वो बहुत लंबी थी, बहुत तीखी थी। आपने कहा कि आपने अपने फीचर्स जब देखे तो आपकी जो नोज़ है, आपकी नोज़ भी सेम आपके पापा जैसी कैसी है, लंबी है। उसके बाद जब आपकी जो संतति होती है आप देखते हैं कि उनकी भी जो नोज़ है वो बहुत लंबी है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जो लंबी नोज़ का जो कैरेक्टर है वो आपके फादर से आप में आया है और आपसे आपकी संतति में गया है, ठीक है। इसी ने को हमने क्या कहा, हमने कहा ये कि होता है यहाँ पे इनहेरिटेंस, यानी कि जो यहाँ पे गुण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। तो हमने कहा कि ये क्या गुण है, अनुवांशिक गुण है। और हम पढ़ेंगे यहाँ पे अनुवांशिकता के बारे में कि अनुवांशिकता क्या होती है, अनुवांशिक गुण क्या होते हैं, गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे ट्रांसफर होते हैं। कुछ जो कैरेक्टर हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं लेकिन कुछ हमें विजिबल नहीं होते हैं। ऐसा क्यों है कि कुछ कैरेक्टर हमें दिखाई नहीं देते हैं, ऐसा तो नहीं होता है कि हम अपने पेरेंट्स जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, कुछ तो डिफरेंस होता है जिसे हमने कहा वेरिएशन। तो आपने कहा आप हेरिडिटी पढ़ेंगे और आप क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे वेरिएशन भी पढ़ेंगे कि क्या विविधता आ रही है, और इस विविधता के कारण इवोल्यूशन यहाँ पर आता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे बात कर लेंगे, ठीक है। टॉपिक की अगर हम बात करेंगे तो आपने कहा मैंडल्स के कंट्रीब्यूशन आते हैं, जिसमें आपने कहा कि लॉज ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ पर आते हैं। आपने कहा कि मेंडल के कंट्रीब्यूशन को जब आप पढ़ते हैं तो मेंडल के 3 लॉ यहाँ पर आते हैं। पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, यानी कि प्रभाविता का नियम। फिर है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड तीसरा है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट।
तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लॉज के बारे में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तीनों लॉ के बाद जो हमारे पास आता है वो है यहाँ पे। अब ये लॉ हमें क्या बताते हैं, ये 3 जो लॉ हैं जो मेंडल ने हमें दिए हैं, ये लॉ हमें बताते हैं कि कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि कुछ एक्सेप्शन भी यहाँ पर आते हैं, ऐसे कौन कौन से सिचुएशन है जहाँ पर ये लॉ फॉलो नहीं होते हैं। कुछ कुछ हमारे पास क्या आते हैं, यहाँ पे एक्सेप्शन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण। आपने कहा जैसे कि हमने देखा है कि यहाँ पर अगर जो न्यू बॉर्न होता है वो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, यहाँ पर फादर या मदर। तो हम इसी बात की यहाँ पे चर्चा करेंगे कि जो यहाँ पे लिंग का निर्धारण है वो कैसे होता है। तो एक्चुअली में दोनों में से कोई भी जिम्मेदार नहीं होता है, एक नेचुरल प्रोसेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक्स एक्सक्लूडेड इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद अ प्रोग्रेस। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा जो टॉपिक हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए कि कौन कौन से हमारे पास टॉपिक आए हैं और चैप्टर के बारे में हमने बात कर ली। चलिए, तो यहाँ पर हमने अभी तक बात की है सिलेबस के बारे में। ठीक है, सिलेबस के बारे में हमने बात की है। चलिए, तो हमने यहाँ पे अभी तक सिलेबस के बारे में बात कर ली है। हमने देख लिया कि हमारे पास कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं और किन चैप्टर्स के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हमने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स भी हमने देख लिए हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम अपना जो सिलेबस है उसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एक बार आप लोग सिलेबस को देख लेंगे यहाँ पे, और जो टॉपिक्स हमने यहाँ पर देखे हैं उन्हें भी आप लोग एक बार देख लेंगे। तो चलिए, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।